हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आ जाए सभी क्लास में। क्विकली सभी आ जाए। सुशीला सिंह, सुमन, नेहा, मंजू, सुनैना, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, लिंक को शेयर कर दें एक बार और सभी के सभी जल्दी जल्दी ज्वाइन करें क्लास को। क्विकली सभी जुड़ जाएं। नेट फर्स्ट पेपर के ऊपर आज जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग। प्रैक्टिस आप लोगों की होती रहेगी। नेट और जो बच्चे सेट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी काफी लाभप्रद होगा। साथ ही साथ जो केवीएस का एग्जाम दे रहे हैं, केवीएस में भी जो है वो कुछ पार्ट आपके कुछ क्वेश्चन जो है इससे मेंशन होते हैं, तो इनडायरेक्टली भी मेंशन होते हैं, तो थोड़ा सा तैयारी यदि आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। गुड इवनिंग माधुरी शर्मा, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी-जल्दी सभी आ जाएँ, जल्दी-जल्दी सभी आ जाएँ। आप किसी भी विषय से तैयारी कर रहे हैं, कॉमन पेपर तो सभी के लिए अनिवार्य होता है। तो केवल किसी एक पर्टिकुलर विषय के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास नहीं है, सभी विषयों के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास है। तो सभी जो है वो जल्दी-जल्दी जुड़ने की कोशिश करें। चलें हम लोग एक बार शुरू करते हैं, फिर जैसे-जैसे स्टूडेंट्स आते जाएँगे, क्लास में जुड़ते जाएँगे। देखिए, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर पे और उसके लिए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है? और प्रैक्टिस सेट जो हम लोग करेंगे, जैसा कि आपको पता है यूजीसी नेट फर्स्ट पार्ट जो है आपका या फर्स्ट पेपर जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं। तो 10 यूनिट्स के अंतर्गत जो सबसे पहला यूनिट है, जो सबसे प्रथम यूनिट है, वो क्या है? हमारे शिक्षण अभियोग्यता या शिक्षण अभिवृत्ति का, ठीक है? टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट जो है हमारा सबसे फर्स्ट नंबर का यूनिट है और टीचिंग एप्टीट्यूड वाले यूनिट से आज जो है हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कुछ तैयारी करने की कोशिश करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से जो नेट परीक्षा आयोजित होगी 2023 में, जैसा कि अभी फरवरी में प्रस्तावित है, देन आगे चल के जून में एग्जाम होगा, फिर दिसंबर में जाकर के एग्जाम होगा। तो आपको इस साल जो है ये परीक्षा 3 बार देने का समय मिलेगा और मैं तो कामना करती हूँ कि आप पहली बार में ही जेआरएफ ले लें, दूसरी बार, तीसरी बार भी देखने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन चांसेस बहुत अच्छे हैं क्योंकि एक ही साल में 3-3 एग्ज़ाम आपको मिल जाएगा, तो कहीं न कहीं आप अपने आप को जेआरएफ में देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रैक्टिस यदि अच्छी है, बेहतरीन प्रैक्टिस से आप कहीं न कहीं इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। ठीक है? आते हैं हम लोग सबसे पहले नंबर के प्रश्न पे। देखेंगे प्रश्नों को जो है बाइलिंगुअल तैयार करवाया है। प्रश्नों को जो है बाइलिंगुअल तैयार करवाया है सो दैट इंग्लिश और हिंदी में किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम ना रहे। आप इंग्लिश हिंदी दोनों को जो है वो साथ-साथ देखते हुए चलें, साथ-साथ पढ़ते हुए चलें और सही आंसर देने का प्रयास करें। पहले नंबर का क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं और आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता है। आप कक्षा में जाते हैं और आप बहुत महत्वाकांक्षा लेकर के जाते हैं, आप अच्छे परिश्रमी व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन क्लास में आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता है। इस समस्या के पीछे क्या कारण हो सकता है? ए ऑप्शन है आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊँचा है, ठीक है? बी है छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत भिन्नता है, वह आपके प्रयास को नष्ट कर दे रही है। सी है उपरोक्त दोनों या डी है इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में यदि देखें तो इमेजिन यू आर एन एस्पायरिंग टीचर एंड you have very high ideals about classroom teaching, but your hard work doesn't pay off. The reason behind this problem could be that क्या हो सकता है ये? The first option is the standard of your teaching is higher than ability of your student present in that class. Individual differences among students destroy your efforts. Okay, both of the above means A and B, both.
एंड नन ऑफ अबव यानी कि इनमें से कोई नहीं। सो फर्स्ट आप 1 लिखेंगे, ये चूंकि पहले नंबर का प्रश्न है तो आप ऑप्शन में जो कमेंट है आपके पास कमेंट बॉक्स में 1 लिखेंगे एंड 1 के बाद ए बी सी डी जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है आप उस ऑप्शन को यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। क्विकली आंसर देंगे, मैम जी हम न पढ़े। गुड इवनिंग शशि, गुड इवनिंग अक्षय खान, गुड इवनिंग प्रगति, वेरी गुड इवनिंग। चले पहले नंबर के क्वेश्चन का आंसर दें। टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित ये प्रश्न है, शैक्षिक अभियोग्यता से संबंधित ये प्रश्न है, उत्तर देने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं, ठीक है, और आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, लेकिन आपका कठिन परिश्रम जो है कारगर नहीं होता है। इस समस्या के पीछे क्या कारण हो सकता है? जो क्लास में स्टूडेंट मौजूद हैं, उनको जो आप शिक्षण करा रहे हैं, आपके शिक्षण का स्तर उन विद्यार्थियों से कहीं ज्यादा ऊंचा है। छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, वह आपके प्रयास को नष्ट कर दे रही है। उपरोक्त दोनों, यदि सी ऑप्शन को आप देख रहे हैं तो, और यदि डी ऑप्शन को देख रहे हैं तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सो याद रखिएगा, हम जो है एक अध्यापक हैं, याद रखिए हम एक अध्यापक हैं, इनफैक्ट हम एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं। और जब हम कक्षा में अध्यापन करवा रहे होते हैं तो कक्षा अध्यापन के विषय में हमारा जो आदर्श है, ये आदर्श भी हमने काफी ऊंचा रखा हुआ है, लेकिन हमारा जो कठिन परिश्रम है वो कई बार जो है वो कारगर नहीं होता है। तो कारगर नहीं होने का रीजन क्या है? तो याद रखिएगा, शिक्षण का स्तर हो सकता है जो विद्यार्थी उस कक्षा में मौजूद है उनके स्तर से जो है वो कहीं अधिक ऊंचा हो। इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल। और दूसरा भी जो है, छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, यानी कि कुछ के स्तर हमसे मैच करते हुए हो सकते हैं, कुछ के स्तर हमसे ऊंचे भी हो सकते हैं, कुछ के हमसे नीचे भी हो सकते हैं, कुछ जल्दी समझ सकते हैं, कुछ काफी देर के बाद समझते हैं, कुछ काफी सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं, और कुछ एक ही बार में एक पॉइंट कहा जाता है तो उसको इजीली समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे? करेक्ट होंगे। इस प्रकार से उपरोक्त दोनों, ठीक है, उपरोक्त दोनों क्या होगा? पहले नंबर के प्रश्न का जो है वो सही जवाब होगा। याद रखिएगा, पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अब जो आपके दोनों हैं, ए एंड बी बोथ जो है ये क्या होंगे? इसके लिए करेक्ट होंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी अध्यापिका को उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में अपनी विश्वसनीयता बनानी है, यदि किसी अध्यापिका को उत्तर पुस्तिका यानी कि जो राइटिंग कॉपी होती है, जो स्टूडेंट्स जो है वो लिखते हैं, उसकी कॉपी यदि जांचने में विश्वसनीयता बनानी है तो उसे क्या करना होगा? ए ऑप्शन है कठोर होना चाहिए, बी ऑप्शन है उदार होना चाहिए, सी ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, या डी ऑप्शन है शीघ्रता से कार्य करना चाहिए। इंग्लिश में यदि हम लोग देखें, if a teacher has to make her word class in checking answer books, she should be what? Should be rigid means उसे कठोर होना चाहिए। she should be generous यानी कि उसको उदार होना चाहिए। she should be objective यानी कि उसको वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। और should act क्विकली यानी कि तुरंत जो है शीघ्रता से कार्य करने वाली होनी चाहिए। तो बताएंगे आप मुझे आंसर 2 मेंशन करेंगे और 2 के बाद ए बी सी डी जो है वो ऑप्शन डालेंगे। गुड इवनिंग प्रिया शुक्ला। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है आप मेंशन करेंगे। गुंजन सिंह, गुड इवनिंग बेटा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर, यदि किसी अध्यापिका को उत्तर पुस्तिका जांचने में अपनी विश्वसनीयता बनानी है, याद रखिएगा, यदि अपनी विश्वसनीयता जो है उत्तर पुस्तिका को जांचने में जो है किसी शिक्षिका को बनानी है तो उसे क्या करना होगा? तो उसे जो है वस्तुनिष्ठ होकर के उस उत्तर पुस्तिका की जांच जो है वो करनी होगी। यदि वस्तुनिष्ठ होकर के, यदि ऑब्जेक्टिव मेथड में जो है वो उसको चेक करती है, यानी कि फैक्ट वगैरह जो है वो देख करके रखे कि वो यदि करेक्ट आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता जो है उत्तर पुस्तिका को जांचने में कहीं अधिक बढ़ जाती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक गंभीर अध्यापक आमतौर पर किस तरह का होता है? तो ए है विद्यार्थियों को गलतियां कम कर देता है और उन्हें समझाता है कि वो कैसे गलतियां और कम कर सकते हैं।
बी है अपने विद्यार्थियों को कभी भी गलतियां नहीं करने देता है। सी ऑप्शन है सभी सावधानियां बरतता है ताकि विद्यार्थी कम से कम गलतियां कर सके। और डी ऑप्शन है गलतियां करने वाले विद्यार्थियों को हल्की सजा जो है वो देता है। तो यहाँ एक गंभीर अध्यापक के बारे में बात की जा रही है। और सीरियस टीचर यूजुअली कैसा होता है? एक सीरियस टीचर अलाउ स्टूडेंट्स टू मेक मिस्टेक्स and teach them how to reduce mistakes. Never allows his student to make any mistakes. Take all precautions so that the student commit the least number of mistakes. ठीक है? And D1 is gives mild punishment to the student who make एनी मिस्टेक्स। तो ये जो है 4 ऑप्शन है आपके पास, आप 3 मेंशन करेंगे एंड 3 के बाद ए बी सी डी जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है इसके लिए आप इसको मेंशन करेंगे। गुड इवनिंग रेणु पांडे, गुड इवनिंग नीलम वर्मा, गुड इवनिंग नम्रता सिंह, गुड इवनिंग नीतू सिंह। चले तीसरे नंबर का आंसर आप मुझे दे रहे हैं, 3 मेंशन करेंगे, 3 के बाद ए बी सी डी मेंशन करेंगे। एक गंभीर अध्यापक आमतौर पर किस तरह का होता है? ठीक है, विद्यार्थियों को गलतियां कम करने देता है और उन्हें समझाता है कि कैसे गलतियां कम करें। ठीक है, तो विद्यार्थी को कम कर, एक गंभीर अध्यापक की यहाँ पे बात की जा रही है, एक सीरियस जो है टीचर की यहाँ पे बात की जा रही है। आमतौर पर कैसा होता है? तो विद्यार्थियों को गलतियां करने देता है और उन्हें समझाता है कि कैसे गलतियां कम करें, जो कि बिल्कुल गलत है। कोई भी टीचर जो है अपने जानकारी में किसी स्टूडेंट को गलती करने के लिए कभी भी प्रेरित नहीं करता है और ना ही कभी उससे कहता है और ना ही करने देता है। वो तुरंत ही जो है उसको वहीं से जो है गलती करते हुए देख करके ही उसको तुरंत समझा देता है और उसकी उस गलती को जो है वो करेक्ट करवा देता है। अपने विद्यार्थियों को कभी भी गलतियां नहीं करने देता है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत है। कभी भी विद्यार्थी गलतियां नहीं करते हैं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। स्टूडेंट्स के अंदर भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, तो स्टूडेंट्स में भी कई स्टूडेंट्स जो है वो गलतियां कर जाते हैं। जबकि सी ऑप्शन पे आते हैं तो सभी सावधानियां बरतता है, जो कि सीरियस टीचर है। ठीक है, जो कि सीरियस टीचर है या गंभीर टीचर है, जिससे विद्यार्थी कम से कम गलतियां जो है वो कर सके। बिल्कुल ही गलती यदि नहीं करने देगा तो विद्यार्थी किस तरीके से सीखेंगे? यदि गलतियां कुछ करते हैं तभी जाके काफी सारी जगहों पे जो है कई स्टेप्स ऐसे होते हैं जहां गलतियों से काफी सीख मिलती है। तो बिल्कुल गलतियां यदि नहीं करते हैं, थ्रू आउट जो है बिना गलतियों के यदि वो चलते हैं तो वो सीख ही नहीं पाएंगे कि कमियां या त्रुटियां होती क्या है। तो बिल्कुल उस वैसे भी नहीं छोड़ना है। एक सीरियस टीचर सभी सावधानियां बरतता है ताकि जो स्टूडेंट्स है वो गलतियां कम से कम जो है वो कर सके। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। आते क्वेश्चन नंबर 4 पे, यदि नवीन घटनाओं के संबंध में कोई विवादास्पद समस्या प्रकट हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, एक शिक्षक के संदर्भ में जो है ये तथ्य मेंशन किया गया है। आपको क्या करना चाहिए? ये किसके संबंध में है? तो ये एक शिक्षक के संबंध में जो है ये तथ्य यहाँ पे मेंशन किया गया है। यदि नवीन घटनाओं के संबंध में कोई विवादास्पद समस्या प्रकट हो जाती है तो बीइंग अ टीचर आप किस तरीके से जो है उसका निष्पादन करेंगे? ए, विनम्रता पूर्वक विवाद का विषय परिवर्तित कर देंगे। बी, सर्व स्वीकृति दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए पूर्व प्रकरण पर हम क्या करेंगे? लौट आएंगे। सी, उस विवाद पर छात्रों को तैयार करने के लिए कहें तथा अन्य कोई समय जो है वो सुनिश्चित करके उस बात के ऊपर चर्चा की जा सकती है, जब तक कि अंतिम समाधान की संभावना हो विवाद की समयावधि को हम बढ़ा दें। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट शुड यू डू if a controversial issue appears regarding the new development? A option है पॉलिटरी चेंज इन द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट। बी है गो बैक टू द प्रीवियस एपिसोड एक्सेप्टिंग द जनरली एक्सेप्टेड पॉइंट ऑफ व्यूज जो भी रहे हैं स्टूडेंट्स के उनको जो है यहाँ पे ले। सी, आस्क द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर ऑन द डिस्प्यूट एंड इंश्योर सम अदर टाइम, यानी कि अपने स्टूडेंट्स को कहे कि इस टॉपिक के ऊपर आप प्रिपरेशन करके आइए और इसके ऊपर हम समय लेकर के इस दिन इस समय जो है वो डिस्कशन करेंगे। एंड फोर्थ वन इज एक्सटेंड द टाइम पीरियड ऑफ द डिस्प्यूट अंटिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनल सेटलमेंट। तो ये जो है हमारे सामने 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। 4 नंबर का आंसर आप मुझे दे रहे हैं। ठीक है, 4th नंबर का आंसर आप देंगे, 4 लिखेंगे, 4 के बाद ए बी सी डी जो ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है आप उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग कविता, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग संदीप कुमार यादव, आराधना अनिल गिरी, ओके आराधना, गुड इवनिंग बेटा।
टीचर्स एकेडमी में आज आपकी पहली क्लास है, सो वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है टीचर्स एकेडमी पर। टीचर्स एकेडमी में रो देंगे पेड़ लेने वाले। मुझे नहीं पता आप रो रहे हैं या गा रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आई डोंट नो बेटा एंड व्हाई यू हैव पुटेड दिस मैसेज हियर। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, क्योंकि मेरे पढ़ाने में जो है वो किसी तरह की ऐसी कोई कमी नहीं होती है जिसके लिए आप रो देंगे, और ये मुझे सुनाने की आपको ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना? मैम फर्स्ट पेपर बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। अगर आप सहजता के साथ पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ रहे हैं, कभी भी कोई विषय डिफिकल्ट नहीं होता है, याद रखिएगा। कभी भी कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है यदि आप उसका कांसेप्ट क्लियर करके पढ़ें। यदि आप रटते जा रहे हैं तो हाँ, अगर रटने की स्किल आपके अंदर नहीं है तो ये आपके लिए डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक है ना? गुड इवनिंग किरण कुमारी, वेरी गुड इवनिंग। चलें, क्विकली आंसर दें मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप मुझे दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? तो देखिए, यदि नवीन घटनाओं के संबंध में कोई विवादास्पद समस्या प्रकट हो गई है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये शिक्षक के संदर्भ में जो है ये तथ्य मेंशन किया गया है, तो क्या करना चाहिए शिक्षक को? तो टॉपिक जो भी चल रहा है और उसमें यदि किसी तरीके के विवाद आ रहे हैं, तो विवाद में कभी भी स्टूडेंट्स को जो है आप डाँट करके, चिल्ला करके उस विवादास्पद समस्या के लिए कभी भी उसको शांत नहीं करा सकते हैं। जहाँ पे हमने उसको शांत करा दिया, उसकी जो क्यूरियोसिटी होती है, उसकी जो जिज्ञासा होती है, जो उत्सुकता होती है, वो कहीं न कहीं हिडन होती जाती है, उसकी क्यूरियोसिटी भी जो है वो दबती जाती है। तो हमें उसकी क्यूरियोसिटी को दबाना नहीं है, उसकी जिज्ञासा को खत्म नहीं करना है, उसकी जिज्ञासा, उसकी क्यूरियोसिटी को हमें बनाए रखना है। लेकिन यदि उसकी जिज्ञासा, उसकी क्यूरियोसिटी को बनाते हुए उस विवादास्पद टॉपिक पर हम उस समय पे जो है डिस्कशन कैरी ऑन करते हैं, तो उस दिन का जो हमारा पूरा समय होगा, जो उस टॉपिक के लिए निर्धारित किया गया है, कहीं न कहीं वो टॉपिक जो है हमारा उस दिन क्या होता है, छूट जाता है। साथ ही दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स जो इस तथ्य से, इस विवादास्पद इश्यू से सरोकार नहीं रखते हैं, उनके लिए उनका पूरा टाइम क्या होता है, खराब होने लगता है। तो एक शिक्षक को चाहिए कि ऐसे कोई विवादास्पद इश्यू यदि आ रहे हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए वो एक समय बांधे, एक निर्धारित समय मेंशन करे कि इस दिन हम लोग इस पीरियड में खाली पीरियड रहेगा, या इस दिन हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगा करके इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। सो विवादास्पद इश्यू भी हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो इसमें कहीं न कहीं पार्टिसिपेट कर पाएँगे। तो सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सटीक आंसर होगा, ठीक है? उस विवाद पर छात्रों को तैयार करने के लिए कहें, तथा अन्य कोई समय जो है वो सुनिश्चित कर लें, और उस समय पे जो है इस टॉपिक के ऊपर जो कन्वर्सेशन है वो क्या करें, फर्दर कंटिन्यू करें, ठीक है? आते हैं हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन पे। देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन, लेक्चर के दौरान संप्रेषण बेहतर होगा यदि, ठीक है? लेक्चर के दौरान, बिटवीन, जब लेक्चर्स जो है वो टीचर दे रहा है और उस मध्य जो है कम्युनिकेशन और कैसे इफेक्टिव हो सकता है, तैयार किए हुए नोट्स को से यदि वो पढ़ाए, यदि टीचर जो है पहले से प्री जो है उसका नोट्स जो है वो प्रिपेयर है और नोट्स प्रिपेयर करके यदि पढ़ाए, तो कहीं ना कहीं संप्रेषण जो है उस समय पे बेहतर होगा। बी, नोट्स को अच्छी तरह तैयार करके आता है और उन्हें गाइड के रूप में जो है वो प्रयोग में लेता है और अध्यापन का कार्य शुरू करता है, तो संप्रेषण उससे बेहतर होता है। सी, तत्कालीन व्याख्यान प्रस्तुत करता है, तो उसका संप्रेषण बेहतर होता है। या डी, दूसरे क्षेत्रों में उदाहरण देते हुए तत्कालीन व्याख्यान को प्रस्तुत करता है। तो इस तरीके से पूछा जा रहा है, लेक्चर के दौरान संप्रेषण बेहतर कैसे होगा? तो अध्यापक के संदर्भ में अगेन ये 4 ऑप्शन है, आपको चुनाव करने हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है, सो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग लेक्चर विल बी बेटर इफ द टीचर, ए ऑप्शन इज टीचर फ्रॉम प्रिपेयर्ड नोट्स, सॉरी टीचर्स from prepared notes. B, come with well prepared notes and use them as a guide. C, present an important lecture. C, deliver an important, सॉरी, इम्प्रूवमेंट लेक्चर गिविंग एग्जाम्पल्स इन अदर एरियाज, ठीक है? तो ये जो है 4 आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है, आप मुझे जवाब देंगे, ठीक है? गुड इवनिंग संध्या दुबे। थैंक यू प्रिया शुक्ला। मैम अच्छे से दिख नहीं रहा है, थोड़ा-सा क्वालिटी को इम्प्रूव करें आप, क्योंकि क्वेश्चन को जो है वो काट भी नहीं सकते हैं और इंग्लिश, हिंदी दोनों में जो है वो विज़िबिलिटी आपकी बनी रहे, इसको भी रोक नहीं सकते हैं। दोनों में यदि आप देखेंगे तो आपकी समझ और अच्छी डेवलप होगी, ठीक है ना?
थोड़ा-सा आप अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करके देखें, मेरे पास से मैंने काफ़ी अच्छे से जो है वो दिया हुआ है। क्विकली आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग मुझे काफ़ी हद तक सही दे रहे हैं। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। लेक्चर के दौरान संप्रेषण बेहतर होगा। लेक्चर के दौरान संप्रेषण बेहतर होगा। अध्यापक के संदर्भ में ये बात की कही जा रही है। तो दूसरे क्षेत्रों में उदाहरण देते हुए तत्कालीन व्याख्यान को यदि प्रस्तुत किया जाए, तो लेक्चर जो है वो कहीं न कहीं लेक्चर के दौरान जो संप्रेषण है, जो कम्युनिकेशन है, जो संप्रेषण का इफेक्टिवनेस है, वो कहीं न कहीं बहुत अच्छा एनहांस होता है। जो कनेक्टिविटी है स्टूडेंट्स के साथ, टीचर की जो है वो बहुत अच्छी बिल्डअप होती है। सो डी ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं छठे नंबर के प्रश्न पे, ठीक है? छठे नंबर का प्रश्न है, देखेंगे, यदि छात्रों के एक समूह में कुछ मंद बुद्धि और कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं। छात्रों का जो है समूह है, जिस समूह में जो है कुछ समूह तो मंद बुद्धि छात्रों का है और कुछ समूह जो है प्रतिभाशाली छात्रों का है, तो अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा? ऐसी सिचुएशन में जो है अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा? शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखना ताकि मंद बुद्धि छात्र ऊपर बैठ करके बराबरी पर आ सके। दूसरा, शिक्षण के स्तर को नीचा रखना ताकि प्रत्येक छात्र जो है वो समझ विकसित कर सके। तीसरा, शिक्षण को मध्यम स्तर पर रखना ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को अधिक नीरसता का अनुभव न हो। और चौथा है, मंद बुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध करना। आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में फर्स्ट एंड सेकंड है, बी ऑप्शन में सेकंड एंड फोर्थ है, सी ऑप्शन में थर्ड एंड फोर्थ है, एंड डी ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं है। यदि इंग्लिश वर्जन में आते हैं, तो इफ देर आर सम retreated and some brilliant students in the group of students, what would be better for a teacher? A option is to keep the standard of education high so that the retreated students rise up and came at par. Second number, to keep the standard of teaching low so that every student can understand that lesson. तीसरा है, कीपिंग द टीचिंग एट द मॉडरेट लेवल सो दैट ब्रिलियंट स्टूडेंट डू नॉट फाइंड इट टू मोनोटोमस, एंड फोर्थ वन इज टू अरेंज एक्स्ट्रा एजुकेशन फॉर मेंटली रिटायर्ड स्टूडेंट्स। यहाँ पे ए ऑप्शन में फर्स्ट एंड सेकंड, बी ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ, सी ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ, एंड डी इज नन ऑफ अबव। ठीक है, सो आप मुझे जवाब दे रहे हैं छठे नंबर के क्वेश्चन का। ठीक है, छठे नंबर के क्वेश्चन का आप मुझे जवाब दे रहे हैं, क्विकली आंसर करें। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें। मैम जी, कभी नेट का प्रैक्टिस सेट नहीं करे थे, लेकिन आज कर ले जा रहे हैं। आपके नोट्स पढ़कर बहुत खुश हो गए। क्या बात है मंजू, वेरी नाइस बेटा। गुड इवनिंग आराधना गिरी। चलें, क्विकली आंसर दे मुझे छठे नंबर क्वेश्चन का। छठे नंबर क्वेश्चन का आंसर दे। ओके, जिन्होंने भी जवाब दिया बिल्कुल सही, नीलम, प्रिया शुक्ला, गुंजन, रेणु पांडे, कविता, नई सोच विद कविता एंड मंजू। ओके, यदि छात्रों के एक समूह में, याद रखिएगा, कुछ मंदबुद्धि छात्र हैं और कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं, तो अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा? सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। शिक्षण को मध्यम स्तर पर रखना, जो टीचिंग है उसको मॉडरेट लेवल पर रखना, ताकि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनको जो है क्लास में निरस्ता का अनुभव ना हो। और चौथा है, मंद बुद्धि छात्रों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत ही ज्यादा वीक हैं, उनके लिए जो है कुछ अतिरिक्त शिक्षण का क्या करना, प्रबंध करना, सो दैट उनको भी जो है ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की श्रेणी में जो है वो लाया जा सके। तो अलग से यदि तैयारी कराएंगे तो उनको भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनके सामने जो है उनको कॉम्पीट करना है। उनको यदि अलग से कुछ ऐसा समय दे करके, एफर्ट लगा करके यदि तैयार करवाया जाए, तो वो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को ग्रो अप कर सकते हैं। तो तीसरा और चौथा यहाँ पे क्या है, एक अध्यापक के लिए जो है वो सुटेबल जो है ऑप्शन के रूप में जो है चयन किया जाता है। सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा।
आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किस पर निर्भर करना चाहिए? अपने अध्यापन कार्य को अगेन याद रखेंगे, चूंकि अध्यापन शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, सो दिस इज रिलेटेड विद अ टीचर, दिस इज रिलेटेड विद अ टीचर। एक शिक्षक के संदर्भ में ये बात कही जा रही है। अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किस पर निर्भर रहना चाहिए? अपने ज्ञान पर निर्भर रहना चाहिए, पुनर्निवेशन पर निर्भर रहना चाहिए, अपने प्रबंधन पर निर्भर रहना चाहिए, या शिक्षण के साधनों पर निर्भर रहना चाहिए। देखेंगे आप, टू मेक योर टीचिंग वर्क मोर इफेक्टिव, ऑन हुम शुड यू डिपेंड द मोस्ट? किस पर? ऑन हिज ओन नॉलेज, यानी कि जो अध्यापक है, अध्यापक के उसकी खुद की जो जानकारी है, ऑन री इन्वेस्टमेंट, देन मैनेजमेंट, ऑन द मीन्स ऑफ टीचिंग। जो टीचिंग एड्स प्रयोग में लिए जाते हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, बताएंगे क्विकली आप मुझे। 7वें नंबर का प्रश्न है, ए बी सी डी आप मेरे सामने मेंशन करेंगे। ठीक है, 7 लिखेंगे, 7 के बाद ए बी सी डी आप मुझे मेंशन करेंगे। ठीक है, क्विकली क्विकली आंसर देंगे। 7 के बाद ए बी सी डी आप मेंशन करेंगे। हम टीजीटी के छात्र हैं। दीपिका यादव, गुड इवनिंग बेटा। क्विकली क्विकली आंसर दे। 7 का आंसर, 7 के आंसर में थोड़ा सा विचलन आ गया आप लोगों के। ठीक है, थैंक यू प्रिया शुक्ला। 7 के आंसर में थोड़ा सा विचलन आ गया। ठीक है, ओके। अपने अध्यापन कार्य की बात की जा रही है, अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किस पर निर्भर रहना पड़ता है? सबसे अधिक निर्भरता की बात की जा रही है। ठीक है, सबसे अधिक निर्भरता की बात की जा रही है। कभी भी कोई टीचर, आज मैं आपके सामने खड़ी हूं और मैं अगर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूं, मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही हूं, तो मेरी सबसे अधिक निर्भरता किस पर है? तो आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूं, उस पढ़ाने से संबंधित ज्ञान पर जो है मेरी सबसे अधिक निर्भरता है। याद रखिएगा, मेरी सबसे अधिक निर्भरता जो है मेरे अपने ज्ञान पर है। ज्ञान है तभी मैं इसका पुनर्निवेशन कर पा रही हूँ। मेरे पास ज्ञान है तभी मैं इसको प्रबंधित कर पा रही हूँ कि कौन से ऑप्शन को मुझे एक्सप्लेन करना है, कौन सा मुझे ऐसे ही पढ़ के छोड़ देना है, क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ना है, ये इंग्लिश में भी पढ़ना है, दोनों में पढ़ना है, कैसे आपको समझाना है। मेरे पास ज्ञान है तभी मैं शिक्षण के साधनों का भी प्रयोग कर पा रही हूँ। यदि मेरे पास ज्ञान नहीं होता तो मैं ये टीचिंग एड्स भी क्यों प्रयोग में लेती? ठीक है, मैं एक बोर्ड का प्रयोग कर रही हूँ, मैं माइक का प्रयोग कर रही हूँ, मैं कैमरे का प्रयोग कर रही हूँ, मैं अपने सामने भी एक स्क्रीन लगाई हुई हूँ जिसपे आपके कमेंट्स को भी मैं देखते चल रही हूँ। तो ये जो सपोर्टिव एड्स हैं, जो टीचिंग एड्स में प्रयोग में ले रही हूँ, ये सब चीजें डिपेंड कर रहा है किस पर? तो डिपेंड कर रहा है मेरे अपने विषय के अंतर्गत मेरे अपने ज्ञान पर। सो ए ऑप्शन विल बी अप्रोप्रिएट आंसर। याद रखिएगा, यहाँ पे जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, शैक्षिक अभिक्षमता और शोध अभिक्षमता, इन दोनों ही यूनिट्स के जब प्रश्नों को आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर खोजने की बजाय वी शुड गो फॉर अप्रोप्रिएट आंसर। जो बिल्कुल परफेक्ट होता है, जो हमारे प्रश्नों के लिए अप्रोप्रिएट होता है, हमें हमेशा वो खोजने का प्रयास करना चाहिए। सो अप्रोप्रिएट आंसर इज माय ओन नॉलेज। मेरा अपना जो ज्ञान है पढ़ाने के लिए, ये सबसे अधिक जो है वो निर्भर करता है। सबसे अधिक निर्भरता जो है हम मेरे टीचिंग को इफेक्टिव बनाने की जो है वो कहीं ना कहीं मेरे ज्ञान के ऊपर होती है। आई होप आप लोगों के पास ये चीज, ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आते हैं 8वें नंबर के प्रश्न पे। 8 नंबर का प्रश्न है, देखिए, नीचे कुछ ऐसी भूमिकाओं का उल्लेख किया गया है जिसको किसी अध्यापक को कक्षा में निभाना होता है। ठीक है, आपको पता है एक शिक्षक है, तो शिक्षक के ऊपर भी जो है बहुत सारे ऐसे रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जिसका निर्वहन उसको करना होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे उत्तरदायित्व होते हैं जिनका निर्वहन जो है एक कक्ष के दौरान किसी भी अध्यापक को करना होता है। तो यहाँ पे वही जो है, जो रोल है, इनके बारे में चर्चा की जा रही है। सहकारी अधिगम को प्रोत्साहन देता है एक शिक्षक,
कार्यान्मुख शिक्षण को प्रोत्साहन देता है, अधिगमनकर्ताओं को कहीं न कहीं अभिप्रेरित करता है। अधिगमनकर्ता कौन होते हैं? सो जो द लर्नर्स आर अधिगमनकर्ता, जो सीखने वाले लोग हैं, वो क्या है? अधिगमनकर्ता कहलाते हैं। प्रबंध के निर्देशों का पालन करने वाला होता है और कक्षा में व्याख्यान देने वाला होता है। तो इतने पॉइंट्स आपके दिए गए हैं। अब यहाँ से जो है, जो मूल क्वेश्चन है, जो आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा यहाँ से है, निम्नलिखित में से कक्षा में अध्यापक की भूमिकाओं का कौन सा मेल सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कूट दिए हुए हैं मेल के लिए, तो इनको देख करके हमें सर्वाधिक उपयुक्त, याद रखिएगा मैंने आपसे बोला था मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है वो मेल हमें यहाँ से खोजना है अपने आंसर के लिए। सो ए इज पहला, दूसरा और तीसरा, बी इज पहला, दूसरा और चौथा, सी इज पहला, दूसरा और पांचवा, एंड डी इज फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। ठीक है, सो इंग्लिश में देखते हैं तो मेंशन्ड बिलो आर सम, okay, there are some points which is mentioned below, the roles that a teacher has to play in the classroom. So promotion of cooperative learning, first one; work oriented teaching, second one; motivation of the learner, third one; to follow the instruction of the management, fourth one; delivering lectures in class, fifth one. Which of the following is the most appropriate combination of teacher's role in the classroom? First, second and third, first, second and fourth, first, second and fifth, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आप मुझे देने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आप मुझे देंगे, ठीक है। गुड इवनिंग विश्व मुहिम, मुहिम, ओके। चले क्विकली आंसर दें। मैम क्या आप नेट फर्स्ट पेपर का प्रैक्टिस सेट हर रोज करवाती हैं? बेटा अभी कुछ हर रोज वाला तो हिसाब किताब थोड़ा फाइनल नहीं है, लेकिन कोशिश रहेगी कि आप लोगों को अल्टरनेट डेज पे 1-2 दिन के गैप पे जो है वो प्रैक्टिस सेट मिलती रहे, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 8 का आप मुझे आंसर देंगे। केवल कविता ने आंसर दिया है, दोनों कविताओं ने आंसर दिया है, उसके बाद जो है किसी ने अभी तक आंसर नहीं दिया है। कृपा करके पढ़े, आप पढ़ करके जल्दी से जल्दी उत्तर देने की कोशिश करें। आपका लेक्चर गुड है मैम, थैंक यू पीके जय श्री राधे कृष्णा जी। चले क्विकली आंसर दें। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दे रहे हैं। चले 8वें नंबर का क्वेश्चन याद रखिएगा, कुछ ऐसी भूमिकाएं हैं जो किसी भी अध्यापक को, याद रखिएगा, कक्षा में जो है वो निभाना होता है, ठीक है। कक्षा में जो है वो निभाना होता है, तो सहकारी अधिगम को प्रोत्साहन देना ये सबसे पहला जो है एक टीचर का कार्य होता है। हर किसी के साथ जो है, चाहे ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, चाहे मंद बुद्धि स्टूडेंट हो, किसी को भी क्लास के अंदर यदि 40 विद्यार्थी हैं, यदि 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 40 विद्यार्थी जो है एक टीचर के लिए क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्वली जो है उनको पूरा का पूरा पाठ्यक्रम तैयार करवाना होता है। हालांकि उनकी जो सीखने की कैपेबिलिटी है, जो स्किल है, वो डिफरेंट है, उनके अंदर इंडिविजुअल विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक शिक्षक को जो है इन सब विभिन्नताओं के बावजूद भी सभी स्टूडेंट को सेम पाठ्यक्रम जो है वो समझाना होता है। तो सहकारी अधिगम को प्रोत्साहन देना ये फर्स्ट नंबर पे जो है, ये प्रायोरिटी पे उसका कार्य होता है। नेक्स्ट, अधिगमनकर्ताओं को अभिप्रेरण करना, जो लर्नर्स हैं उनको अभिप्रेरित करते रहे कि वो और अच्छा कर सकते हैं, यहाँ पे गलतियां रही, ये त्रुटियां आगे ना होने पाए, क्या किया जा सकता है। तो पूरे टाइम, ऑल द टाइम टू टाइम जो है लर्नर्स को कहीं ना कहीं अभिप्रेरित करते रहते हैं। ये एक शिक्षक के जो है वो कार्य में शामिल है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, कक्षा में सब चीजों के साथ जो है पाठ्यक्रम जो निर्धारित किया गया है, जिस सब्जेक्ट के लिए असाइन किया गया है, जो टॉपिक जो है क्लास के अंदर उस दिन पढ़ाना है, उसके ऊपर भैया व्याख्यान भी देना है। खाली ऊपर के सारे काम जो है एक शिक्षक के नहीं है। जो मूलभूत काम है उसका, वो मूलभूत कार्य जो है अपने पाठ्यक्रम से संबंधित स्टूडेंट को व्याख्यान देना, यानी कि लेक्चर देना भी टीचर का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो कॉम्बिनेशन में यदि देखें तो फर्स्ट,
third and fifth combination is appropriate for this question? So first, थर्ड एंड फिफ्थ ऑप्शन यदि जाते हैं तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब के रूप में होगा। बढ़ते हैं आगे, 9 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। कक्षा में अध्यापकीय संप्रेषण के कुछ घटकों का उल्लेख निम्नलिखित है। ठीक है, कक्षा में अध्यापकीय संप्रेषण के कुछ घटकों का उल्लेख निम्नलिखित है। निम्नलिखित में से कक्षा में अध्यापकीय संप्रेषण के घटकों का कौन सा मेल सर्वाधिक, याद रखिएगा, उपयुक्त है, मोस्ट एप्रोप्रिएट, यहां पे भी मेल पूछा जा रहा है। तो भव्य होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, सजीव होना चाहिए, अविच्छिन्न होना चाहिए या रोचक होना चाहिए। ऑप्शन आप लोग के सामने है 1, 2 और 3। बी ऑप्शन पे जाते हैं तो 2, 4 और 5। सी ऑप्शन पे जाते हैं तो 1, 2 और 4 और डी ऑप्शन पे जाते हैं तो 2, 3 और 5। ठीक है, इंग्लिश में देखें हम लोग, फॉलोइंग आर सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ टीचर कम्युनिकेशन इन द classroom. Which of the following is a component of teacher communication? ठीक है, teacher communication in the classroom made the most suitable. ठीक है, यहाँ पे मोस्ट सुटेबल जो है वो आंसर आपको यहाँ पे दिखाना है। सो द फर्स्ट वन इज भव्य, यानी जिसे हम लोग ग्रैंड लेवल पे कह सकते हैं। सेकेंड वन इज प्रभावी, दिस इज इफेक्टिव। थर्ड वन इज सजीव, यानी कि क्लासरूम का माहौल जो है, जो क्लासरूम की का जो कार्यक्रम है, कक्षा कार्यक्रम जो है वो सजीव यानी कि लाइवली होना चाहिए। थर्ड वन इज कंटिन्यूअस, उसमें निरंतरता जो है वो बरकरार होनी चाहिए। एंड फिफ्थ वन इज इंटरेस्टिंग, यानी कि वो रोचक होना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा ए ऑप्शन, दूसरा, चौथा, पांचवा बी ऑप्शन, पहला, दूसरा, चौथा सी ऑप्शन एंड दूसरा, तीसरा और पांचवा ये है डी ऑप्शन। आप सही उत्तर का चुनाव जो है वो फटाफट से करें। 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर के क्वेश्चन का आप मुझे उत्तर दे रहे हैं, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दे रहे हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने मुझे दिया एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब ऑलमोस्ट जो है वो नई सोच विद कविता, रेणु पांडे, सोनी मौर्य, कविता सिंह, विवेचना, वंशिका, नीलम, माधुरी, वंदना, मंजू, राकेश सिंह, सभी लोगों ने जो है मुझे सही जवाब दिया। आराधना गिरी ने सही जवाब, गुंजन सिंह ने थोड़ा गलत जवाब दिया। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखो बेटा, कक्षा में अध्यापकीय संप्रेषण के कुछ घटक हैं, कौन सा मेल जो है वो उपयुक्त है, कौन सा मेल जो है वो उपयुक्त है, यहाँ पे ये किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो कक्षा है हमारी, उसमें जो है वो इफेक्टिवनेस होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा क्लासरूम प्रोग्राम है, क्लासरूम प्रोग्राम जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए। एक टीचर जो है कभी कहीं ना कहीं प्रभावशाली अंदाज, प्रभावशाली ढंग से जो है वो कक्षा जो है वो चलाए। देन क्लासरूम का माहौल जो है वो लाइवली होना चाहिए, सजीव होना चाहिए। जहां आवश्यकता है टीचर बोलते बोलते पॉज भी ले सके, जहां आवश्यकता है थोड़ा सा बच्चों को हंसाते भी रहे, जहां आवश्यकता है थोड़े से चुटकुलेबाजी भी करते रहे, जहां आवश्यकता है क्लासरूम बिल्कुल सीरियस नोट पे रखना चाहे तो वहां पे वो भी रह सकते हैं, जहां आवश्यकता है वहां थोड़ा लेक्चर भी दे, जहां जरूरत है वहां पे थोड़ा बोर्ड पे भी लिखे, जहां जरूरत है बच्चों को थोड़ा कॉपी में भी लिखवाए। तो ये क्या होते हैं, ये इस तरीके की चीजें जब की जाती हैं तो क्लासरूम का जो माहौल होता है वो लाइवली यानी कि सजीव या जीवांत जो है वो बना हुआ रहता है और रोचक यानी कि इंटरेस्टिंग रहता है। यदि इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा, दिस इज वाइस वर्सा, यदि क्लासरूम का माहौल सजीव है तो रोचक ऑटोमेटिक रहेगा। और यदि क्लासरूम में प्रोग्राम के तहत जो है बच्चे जो है यदि इंटरेस्ट ले रहे हैं, टीचर भी इंटरेस्ट ले रहा है पढ़ने और पढ़ाने में, शिक्षक और छात्र दोनों का इंटरेस्ट जो है वो बरकरार है, तो ऑब्वियसली जो माहौल है वो वैसे भी लाइवली जो है वो निर्मित हो जाता है। तो इन दोनों का जो है आपस में बहुत ही गहरा नाता होता है। जहां रोचकता है वहां सजीवता हमें नजर आएगी, जहां सजीवता है वहां रोचकता भी हमें नजर आती है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट यदि हम लोग मेल देखने की कोशिश करें तो दूसरा, तीसरा और पांचवा, दूसरा, तीसरा और पांचवा, डी ऑप्शन क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। 10वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। ओके, ठीक है, सॉरी बंद हो गया था मेरे पास। ठीक है, चले
व्याख्यान के दृढ़ीकरण चरण से संबंधित कुछ क्रियाएं निम्नलिखित है। इन क्रियाओं का सही क्रम जो है हमें देखना है। इंग्लिश में देखते हैं, फॉलोइंग आर सम ऑफ द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कंसोलिडेटेड फेज ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। सो रिव्यूइंग ऑफ समराइजिंग, रिव्यूइंग और समराइजिंग। दूसरा है एक्सेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग। तीसरा है गिविंग होमवर्क। गिविंग और यहाँ पे गिविंग सही टर्म नहीं है, दिस इज असाइनिंग होमवर्क। सो असाइनिंग होमवर्क जो है ये अप्रोप्रिएट टर्म है। टू अराउज इंटरेस्ट इन द लेसन्स ऑफ द स्टूडेंट, टू मोटिवेट और टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू इन्वेस्टिगेट। द अप्रोप्रिएट ग्रुप सीक्वेंसेस ऑफ दिस ऑपरेशन वुड बी, क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, तीसरा चौथा पांचवा, या पहला तीसरा या पांचवा। क्विकली आंसर देंगे। 10 नंबर का आंसर आप मुझे देंगे। मैम भव्य क्या है? भव्य का मतलब होता है विशाल, ठीक है, विशाल, ह्यूज, ठीक है, क्विकली आंसर दे। भव्य का मतलब बड़ा, बड़ा नहीं होता है, बड़ा तो बिग होता है, भव्य का मतलब विशाल, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग मुझे दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। नई सोच विद कविता ने कमेंट को जो है वो डिलीट किया, तो विचार कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है आप लोगों ने बिल्कुल अलग अलग ऑप्शन जो है वो चुन चुन कर मुझे बताया है। बिल्कुल अलग अलग ऑप्शंस का चुनाव आप लोगों ने किया। चले क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मुझे सही दिया है, किसने दिया है? जस्ट वेट, लेट मी चेक। राम आतुर, इन्होंने मुझे करेक्ट आंसर दिया है। वंदना सिंह ने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखेंगे। व्याख्यान के दृढ़ीकरण चरण से संबंधित कुछ क्रियाएं यहाँ पे दी गई हैं, उनका आंसर जो है हमें देना था। तो सबसे पहला जो है पुनर्निरीक्षण अथवा संक्षेपण करना। पुनर्निरीक्षण का मतलब है यहाँ पे रिव्यूइंग, जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी लिखाया जा रहा है, आपको पता है टाइम टू टाइम उसको रिव्यू किया जाता है, और साथ ही साथ जो है हम लोग समराइज भी उसको करते रहते हैं। अब आज जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, क्लास पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ाया, पढ़ाने के बाद क्लास छोड़ने से पहले मैं थोड़ा सा जो है आज क्या पढ़ाया थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश करूंगी, वेदर इन ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास, कोई सी भी क्लास रहे। हर एक अच्छा शिक्षक, हर एक अच्छी शिक्षिका जो है जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं, लास्ट में जो है उसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। कल जब पुनः हम अपने क्लास को आरंभ करते हैं, तो बीते क्लास में जो है जो चैप्टर पढ़ाया गया था, चूंकि उससे कोरिलेट करना है, तो हम थोड़ा सा जो है उसको रिवाइज करने की भी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पुनर्निरीक्षण अथवा संक्षेपण जो है करना, ये क्या है, कहीं ना कहीं क्लास को जो है वो व्याख्यान को दृढ़ जो है वो बनाने में हेल्पफुल होता है। छात्र अधिगम की जांच करना, भैया पढ़ा रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है, तभी तो हम आगे के चैप्टर्स पे जाएंगे। यदि बीच में ही जो है मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा अच्छा समझ में आ गया, और यदि दो बच्चों ने भी हाथ खड़ा कर दिया क्लास में कि नहीं मुझे नहीं समझ में आया, तो कभी भी कोई भी अच्छा अध्यापक आगे नहीं बढ़ सकता है। यदि क्लास का एक स्टूडेंट भी जो है उस टॉपिक को नहीं समझा, उसको वो दूसरे एग्जाम्पल्स के साथ जरूर समझाने की कोशिश करेगा। तो छात्र अधिगम की जांच जो है कक्षा में टाइम टू टाइम जो है वो करते रहना होता है। और अधिगम की जांच करने के पश्चात हमने जो भी पढ़ाया है, हम जरूर स्टूडेंट्स को ये बात क्लास में कहते रहते हैं, घर पे जाके एक बार खुद से फिर से पढ़ना, फिर से जानने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है कल क्लास में फिर से मुझसे पूछ लेना, मैं फिर से उसको बता दूंगी। तो हर अच्छा टीचर जो है ये भी तथ्य जो है उच्चारित करते रहता है क्लास में, याद रखिएगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है आपके सामने जो है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, व्याख्यान के दृढ़ीकरण चरण से संबंधित जो है ये कुछ क्रियाएं हैं, और कुछ क्रियाओं का जो है उपयुक्त समूह क्रम जो है ए ऑप्शन के रूप में हमारे सामने जो है वो परफेक्टली क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये जो है हमारा क्या होगा, इस प्रश्न के लिए सबसे सटीक जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न शिक्षण प्रक्रियाओं को क्रम से लिखो। हमें क्रम से जो है इसको मेंशन करना है। पहली क्रिया है वर्तमान ज्ञान को पिछले ज्ञान से संबंधित करना।
दूसरी क्रिया है उसका मूल्यांकन करना, तीसरी क्रिया है पुनर्शिक्षण करना, चौथी क्रिया है उद्देश्यों की संरचना करना और पांचवी क्रिया है सामग्री को प्रस्तुत करना। ठीक है, सो इंग्लिश में देखें, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेसेस इन सीक्वेंस। सीक्वेंस में जो है हमें शिक्षण के प्रोसेस को जो है वो मेंशन करना है। रिटेनिंग करंट नॉलेज टू पास्ट नॉलेज, इवैल्यूएशन, रिटेनिंग, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव, समेशन ऑफ मटेरियल। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं, देखेंगे सही क्रम जो है 1 2 3 4 5 जैसे लिखा है उसी क्रम में लिखें। दूसरा है 2 1 3 4 और 5, तीसरा है 5 4 3 1 2 और चौथा है 4 1 5 2 3। क्विकली आंसर करेंगे। 11 नंबर का प्रश्न है, 11 लिखेंगे, 11 के बाद ABCD आंसर मेरे सामने आप मेंशन करेंगे। मेरा गलत है मैम, कोई बात नहीं, गलत है तो आई होप अगर आप लोग गलत भी कर रहे हैं तो सही ऑप्शन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक्सप्लेन करते चलूं सो दैट दिमाग में जो है अगर टॉपिक भी नहीं पढ़ा हुआ है तो कम से कम ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, है ना। 11 नंबर का आंसर, 11 नंबर का आंसर क्विकली दें। 11 नंबर का आंसर क्विकली देने की कोशिश करें। एंड भाई साहब बहन जी लोग जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, नहीं चलेगा ऐसे, ठीक है। वीडियो को लाइक करना बनता है, बनता है, इतना बुरा नहीं पढ़ा रही मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आप मुझे बता रहे हैं। ओके, कविता ने डी बताया, रीना ने डी बताया, मुकेश कुमार ने डी बताया, राकेश ने डी बताया, गुंजन ने भी डी बताया। विवेचना तुम सी कैसे बता रही हो, पढ़ो एक बार फिर से। नीलम वर्मा ने डी बताया, ठीक है। विश्वजीत ए बता रहे हैं, वापस से पढ़ने की जरूरत है। सोनी मौर्य फिर से देखने की जरूरत है बेटा। कोमल यादव, राकेश सिंह, ओके। चलें देखें, निम्न शिक्षण प्रक्रियाओं को क्रम से जो है यहाँ पे लिखना है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जब शिक्षण कराने हम लोग जाते हैं, शिक्षण का कार्य करने जाते हैं, तो हमें जो है उद्देश्यों की संरचना बनानी होती है। एक टीचर को जो है सबसे पहले ये वर्क करना होता है कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, उसके लिए कितने एग्जाम्पल दिए जाएंगे, मेथड हम लोग उसके लिए क्या रखेंगे, क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत हमें क्या लेक्चर देना है, हमें बोर्ड पे उसको समझाना है, किसी तरीके का प्रेजेंटेशन देना है, कोई ऐसा वस्तु है, कोई ऐसे तथ्य है, कोई प्रोसीजर्स है जिसको हमें डिस्प्ले करना है। तो फर्स्ट नंबर यदि हम लोग देखें तो फर्स्ट नंबर जो है वो उद्देश्यों की संरचना हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। उद्देश्यों की संरचना को बनाने के पश्चात, आज की क्लास में उद्देश्यों की संरचना को बनाने के पश्चात पास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाया था, चैप्टर को कहाँ छोड़ा था, उसका क्या बेनिफिट हमारे आज की क्लास में मिल सकता है, कहीं ना कहीं हम वहां पे जो है वो कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड नंबर पे जो है हम क्या होते हैं, वर्तमान ज्ञान को पिछले ज्ञान से संबद्ध करते हैं। सो फर्स्ट नंबर हमारा ये रहा और सेकंड नंबर जो है हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो लास्ट हमने जो रिटेन किया था, जो नॉलेज जो है हमने रिटेन किया था, यानी कि पिछले दिन का जो ज्ञान हमने अर्जित किया था, कहीं ना कहीं उसे जो है हम लोग वापस से जो है वो लाने की कोशिश करते हैं। तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, जो सामग्री हमने तैयार की है प्रेजेंट क्लास के लिए, उस सामग्री को हम प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और चौथे नंबर पे हम क्या करते हैं, तो चौथे नंबर पे जो है जो सामग्री हम प्रस्तुत कर रहे हैं, हम उसका जो है मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं, हम इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। और उस इवैल्यूएशन के पश्चात पूरी क्लासेस जब हमारी समाप्त होने को जाती है, तो पांचवें नंबर पे हम क्या करते हैं बेटा, पांचवें नंबर पे हम पुनर्शिक्षण करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम उसको थोड़ा सा रिव्यू करने की कोशिश करते हैं, हम उसको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा उसको सम अप करने की कोशिश करते हैं। जो हमने पूरे घंटे भर की क्लास के लिए हमने 55 मिनट्स तक जिस पे लेक्चर दिया, लास्ट के 5 मिनट हम क्या करते हैं, उसका पुनर्शिक्षण करने की कोशिश करते हैं। तो पुनर्शिक्षण जो है हम सेम डे की क्लास के लिए भी करते हैं। एंड पुनर्शिक्षण जब कल हम क्लास को आरंभ करते हैं तो हमारे पुराने पहले वाले दिन के जो ज्ञान है उसको रिटेन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पुनर्शिक्षण करते हैं। तो जो स्टेप है हमारा, पहले नंबर पे उद्देश्यों की संरचना, दूसरे नंबर पे वर्तमान ज्ञान को पिछले ज्ञान से संबंधित करना, तीसरे नंबर पे सामग्री को प्रस्तुत करना, चौथे नंबर पे उसका मूल्यांकन करना और पांचवें नंबर पे पुनर्शिक्षण का कार्य करना। ये जो है बिल्कुल क्रमिक है और क्रम के हिसाब से हम लोग यदि देखें तो देखिए आप 4 1 5 2 3, 4 1 5 2 3, 4 1 5 2 3, जो डी ऑप्शन है वो क्या है, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है।
12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अभिप्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, स्वतंत्र इच्छा, बुद्धि तथा कारण अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले मुख्य घटक है। प्लेटो के अनुसार, याद रखिएगा, ये प्लेटो का स्टेटमेंट भी है। कई परीक्षाओं में ये स्टेटमेंट एज इट इज आता है एंड नाम नीचे मेंशन होता है, तो प्लेटो का स्टेटमेंट है। बी, जन्मजात बिना सीखी हुई प्रवृत्तियां जिन्हें की अनुभूति कहा जाता है, वह जेम्स बर्ट के अनुसार अभिप्रेरणा देने वाले घटक है। सी, जिज्ञासा तथा आशा का स्तर वर्लाइन के अनुसार अभिप्रेरणा देने वाला घटक है। और डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, which of the following statement is correct regarding motivation? Okay, free will intelligence and reason are motivating factor according to Plato. Innate unlearned tendencies called cognition are the motivating factors according to James Burt. The level of curiosity and hope are the motivational factors according to Verlaine, or all of above. So question number 12 आप मेंशन करेंगे और 12 मेंशन करके ABCD जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है वो ऑप्शन आप इसमें चयन करेंगे। मैम प्लीज बताइए कि KVS PRT की तैयारी करके नेट की करना। मैम मेरा होम साइंस है। बेटा KVS में तो होम साइंस सब्जेक्ट है नहीं, पहली बात है ना। PRT में तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। KVS में तो होम साइंस सब्जेक्ट ही नहीं है। तो होम साइंस को तो यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो एक्सक्लूसिव ही तैयारी आपको लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप मुझे दे रहे हैं। याद रखिएगा, अभिप्रेरणा के संबंध में कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो देखिए, स्वतंत्र इच्छा, बुद्धि तथा कारण अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले घटक हैं। प्लेटो के अनुसार ये क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। जन्मजात बिना सीखी हुई प्रवृत्तियां जिन्हें की हम क्या कहते हैं? अनुभूति कहते हैं, वह जेम्स बर्ट के अनुसार अभिप्रेरणा देने वाले घटक हैं। बिल्कुल करेक्ट है। जिज्ञासा तथा आशा का स्तर बर्लाइन के अनुसार अभिप्रेरणा देने वाला क्या है? मुख्य घटक है। ये भी क्या है? करेक्ट है। तो तीनों ही जो स्टेटमेंट से जो तीनों ही कथन है वो क्या है? करेक्ट है। उपरोक्त सभी क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, ठीक है। देखेंगे आप, लास्ट क्वेश्चन है अभी के जो प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। यूनेस्को प्रकाशन की व्याख्या के अनुसार अध्यापक के अंदर कौन सा व्यवसायिक गुण होना चाहिए? याद रखिएगा, कौन सा व्यवसायिक गुण होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूनेस्को पब्लिकेशन, ठीक है। यूनेस्को पब्लिकेशन के अनुसार जो है अध्यापक के अंदर कौन सा व्यवसायिक गुण होना चाहिए? अपने विषय में दक्षता तथा शिक्षण में निपुणता उसके अंदर होनी चाहिए। शिक्षण पद्धति में प्रतिक्षण नयापन उसको लाना चाहिए। व्यवसाय के प्रति न्याय व ईमानदारी उसके अंदर होनी चाहिए। और उपरोक्त सभी, ठीक है। देखेंगे अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ यूनेस्को पब्लिकेशन, विच प्रोफेशनल क्वालिटी शुड बी देयर इन अ टीचर? Proficiency in his subject and mastery in teaching, every moment involvement in teaching method, justice and honesty towards business, and all of above. प्रश्न संख्या 13 का उत्तर आप मुझे दे रहे हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर आप मुझे दे रहे हैं, क्विकली उत्तर दें। मैम टीजीटी का अगला क्लास कब चलेगा? टीजीटी की तो क्लास डेली चलती है बेटा। कौन से सब्जेक्ट से करना आपको? मैम पेपर 2 हिस्ट्री का क्लास टाइम क्या है? यहाँ पे देखिए आप जो है ना इनबॉक्स के अंदर एक नंबर मेंशन किया गया है टीचर्स एकेडमी का, उस पे कॉल करके या मैसेज करके आप वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अशोक शरण जी, ठीक है। चले 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दे रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को प्रकाशन की व्याख्या के अनुसार अध्यापक के अंदर कौन सा व्यवसायिक गुण होना चाहिए? तो याद रखिएगा, सबसे पहली बात तो ये कि अपने विषय में जो है उसको दक्ष होना चाहिए और शिक्षण में जो है वो निपुणता होनी चाहिए। विषय का ज्ञानी होना चाहिए, साथ ही
उस विषय में निपुण भी होना चाहिए। निपुण किस सेंस में कि वो किसी को समझा भी सके। ऐसा नहीं है कि केवल हम जानते हैं और कहा जाए कि थोड़ा बताओ तो इसके बारे में, एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे। तो ज्ञान के साथ-साथ उसमें निपुणता का होना भी आवश्यक है, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर, शिक्षण पद्धति में प्रतिक्षण नयापन लाने वाला होना चाहिए। नए-नए तरीके से पढ़ाए, टीचिंग एड्स जो आ रहे हैं उनका प्रयोग करता रहे। कुछ ऐसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो है हमारे शिक्षण के क्षेत्र में आई हैं, उनका भी उसको अच्छी तरीके से ज्ञान होता रहे। तो कुछ न कुछ नयापन लाता रहे, जिससे स्टूडेंट्स के अंदर जो है, जो सीखने की क्षमता है, वो उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो। जो क्लासरूम का माहौल है वो थोड़ा-सा हेल्दी और थोड़ा-सा लाइवली जो है वो बना हुआ रहे। एंड सी, व्यवसाय के प्रति जो है वो न्याय और ईमानदारी जो है वो पूरी तरीके से दिखा पाए। अर्थात यदि एडमिशन सुनिश्चित हो चुका है, विद्यालय में पढ़ा रहा है, महाविद्यालय में पढ़ा रहा है, स्कूल में पढ़ा है, इवन कोचिंग क्लासेस में ही क्यों नहीं पढ़ा रहा है, तो जिन लोगों ने भरोसा करके उनको पढ़ाने का अवसर प्रदान किया है, उनके प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, न्यायोचित उनके साथ व्यवहार करें। अपना जो 100% देना है, उस 100% में कहीं भी टीचर को कमी नहीं करनी है। तो इन सब चीज़ों के लिए उनको ईमानदारी बरकरार करनी होती है। उपरोक्त सभी क्या होगा? इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है? इस तरीके से मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड से कुल आपको 13 प्रश्न करवाए हैं। 13 प्रश्न की जो है आंसर की भी मैंने बना दिया है और इसको जो है आप लोग पीडीएफ को जो है अभी आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में जो है एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसमें होगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग जॉइन कर लें, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप को आप जॉइन कर लें डिस्क्रिप्शन में जाकर के और उस ग्रुप में जो है ये पीडीएफ मैं अभी डाल दूँगी। आप उसको आराम से डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं, ठीक है? तो मैंने आज कुल 13 प्रश्न आप लोगों को कराने की कोशिश की। मैं आशा करती हूँ 13 प्रश्न जो है काफ़ी हद तक आप लोगों ने सही किए होंगे। कुछ हो सकता है आज मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं लिए जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, जिसमें बहुत ज़्यादा विचलन हो। सीधे-सीधे प्रश्नों को लेने की कोशिश की है और ज़्यादातर प्रश्न जो है अध्यापन से ही रिलेटेड लिया है सो दैट आप लोगों की कनेक्टिविटी थोड़ा-सा इस टॉपिक के प्रति, इस यूनिट के प्रति जो है वो अच्छे से बनी रहे। और मेरी भी अभी फर्स्ट क्लास थी, तो मैं चाहती थी कि बहुत हेल्दी और लाइवली हमारी आज की क्लास जो है ये संपन्न हो। आप लोग खुशी-खुशी इंटरेस्ट लेकर के जो है इस टॉपिक का अध्ययन करें। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इस टॉपिक से घबराते हैं, फर्स्ट पेपर से इनफैक्ट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मोटी-मोटा टॉपिक है आपके घबराने वाला वो खुद मैं लेने वाली हूँ। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई कतई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आगे की क्लासेस में फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। बाय-बाय, टेक केयर।